ये हमारा चैप्टर 3 होगा और चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इससे पहले मैं लेक्चर 1 करा चुका हूँ। लेक्चर 1 के अंदर मैंने जो चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने स्टार्ट कराए थे और वहाँ पर 2 क्वेश्चन भी बताए थे। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर उसका इंट्रो देखना है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। तो आज के जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। देखो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है हम उनको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये ऐसी होती हैं जैसे हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है इस टाइप की कि a1 x b1 y + c = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और a2 x + b2 y + c2 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम ये दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में x और y आ रहे हैं यहाँ पर। और ये जो a1 a2 और b1 b2 c1 c2 ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कुछ हो सकती है। अब हम क्या काम करेंगे, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम फिर से जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो इस सिस्टम को, ये दो इक्वेशन जो दे रखी है हम बोलते हैं ये सिस्टम है एक। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। तो हम बार बार सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये ना बोलकर सीधा लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ये क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है तो ये एक सिस्टम है। और a system of linear equations in two variables। अब ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये पूरा सिस्टम या तो ये कंसिस्टेंट होगा, या तो ये कंसिस्टेंट होगा, या फिर क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, या तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब होने का मतलब ये है कि इस सिस्टम का एट लीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। एट लीस्ट, यहाँ पर एट लीस्ट शब्द का यूज कर रहा हूँ। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके कंसिस्टेंट के लिए इसकी दो सिचुएशन होती है। या तो जैसे मैंने बताया था, अगर ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं इसको, ये जो इक्वेशन है ये मैं बोलूँ L1 है, और ये वाली इक्वेशन L2 है। L1 का मतलब लाइन 1 और L2 का मतलब लाइन 2। तो ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। तो हम क्या बोलेंगे कि इस ये जो सिस्टम है इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, एक सॉल्यूशन होगा और इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है, देखो यूनिक सॉल्यूशन है तो एलजेब्रिकली हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये शॉर्ट तरीका होता है। ये जो तरीका है, ये मैंने यहाँ पर दो लाइन जो है ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। और ये क्या होता है, ये बिना ग्राफ के आप चेक कर सकते हो कि उस इक्वेशन के जो सिस्टम दे रखा है, दो लीनियर इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। आप ये चेक कर लो। हम सीखेंगे ये सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये कुछ बता रहा हूँ तो आपको समझ लो। अगर नहीं आता है तो आप जब सीखोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपको पता लगेगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। अब या ये हो सकता है कि दो, ये हो सकता है कि जो लाइन 1 है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लाइन 1 है ये लाइन 1 मैंने बोला है, और लाइन 2 भी इसी के ऊपर सुपर इम्पोज है, कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब एक चीज का दूसरी चीज पर पूरी तरह से ओवरलैप होना। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में ये बोलेंगे कि जो लाइन L1 है और L2 है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी बैठी है। तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनके देखो, ये जो मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये कैसा है, ग्राफिकली है। तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
infinitely many solution, many solution। अब अगर मुझको ये चेक करना है कि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, मुझे अलजेब्रिकली सॉल्यूशन, देखो ये क्या तरीका है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ ऐसी लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही होगी, तो ये ग्राफिकली ग्राफ से पता लगेगा। लेकिन अगर हमको ग्राफ नहीं, ग्राफ के बिना ही सॉल्यूशन निकालने हो, पता करना हो कि उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो उसका तरीका ये होता है कि आप क्या काम करो, A1/A2 इसका रेशो निकालो, और ये जो रेशो है ये किसके इक्वल आएगा, B1/B2, और ये जो रेशो है ये किसके इक्वल आएगा, C1/C2। ये तीनों रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों रेशो इक्वल आएंगे। और ये जब तीनों रेशो इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं कि उस जो दो इक्वेशन उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब ये एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के ऊपर चढ़ी बैठी होगी, उसको जो है सुपर इम्पोज कर रही होगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर होता ये है, अगर मैं एक लाइन को, मैंने बोला कि ये लाइन L1 है और दूसरी लाइन जो है L2 है, तो L1 और L2 एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो लाइन L1 क्या है, पैरेलल टू लाइन L2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और उसमें अपनी लैंग्वेज में कि लाइन, आप ऐसे लिखो इसको कि लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब ये तो ग्राफ के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब आपको पता लगेगा। बिना ग्राफ के अगर आपको चेक करना हो, ठीक है, तो भाई कैसे चेक करोगे, आप क्या काम करोगे, रेशो निकालो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये आप A1/A2 का रेशो निकालो, कुछ आएगा, B1/B2 का रेशो निकालो, कुछ आएगा। तो ये दोनों रेशो इक्वल होंगे, लेकिन C1/C2 का रेशो इक्वल नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि जो लाइन L1 है वो L2 के पैरेलल है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, नो सॉल्यूशन। नो, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, दो लाइन एक दूसरे लाइन के पैरेलल। तो ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था। अब हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ये सिलेबस है यहाँ पर। और जो देखो ये जो है इस ये जो यहाँ पर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके यहाँ पर जो सॉल्यूशन वो है, एक तो ग्राफिकली सॉल्व करना है और एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली के लिए दो मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ये हम सीखेंगे सारी चीजें, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एल्जेब्रिकली वो सब ये एलिमिनेशन मेथड, इन मेथडों को हम सीखेंगे। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कोई बर्डन है, मर्जी है आपकी, आप कर सकते हो नहीं, लेकिन आपको सीखना चाहिए अगर आप 10th क्लास में हो। और क्योंकि उससे एक पता लगता है कि आपका, देखो इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जो लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से जो है डिकोडिफाइड कर रहे हो। ठीक है, उसको डिकोड करना जरूरी होता है, लैंग्वेज जो लिखी हुई है उसको डिकोड करो कि क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में केस बेस, जो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of the, देखिए यहाँ पर मेन चीज है, the number of the skirts is two less than twice the number of the pants purchased। ये कह रहा है कि उसने जितनी भी स्कर्ट्स खरीदी हैं वो कितनी है, वो ट्वाइस कर दो पैंट का और उसमें से टू माइनस कर दो, इतनी उसने नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदी है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पर, स्कर्ट्स को हम एस रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो सॉरी एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो जो स्कर्ट्स हैं वो हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर ली, और जो पैंट्स हैं, पैंट्स को हमने यहाँ वाई से रिप्रेजेंट कर लिया, लेट कर लिया कि हमने भाई जो हमारी स्कर्ट्स हैं वो इतनी है और पैंट्स जो है इतनी है। अब क्या कह रहा है ये, समझो फिर से। देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है कि बच्चों को ऐसा नहीं कि मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो लिखी हुई वही समझ में नहीं आ रही है, समझ रहे हो, तो इंग्लिश मैटर करती है यहाँ पर इस वाले चैप्टर में। तो द नंबर ऑफ द स्कर्ट्स, तो स्कर्ट्स की जगह स्कर्ट्स कितनी, एक्स,
इसकी जगह इक्वल लगाओ, और टू लेस देन का मतलब होता है दो माइनस करना है, किसमें सर? देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द पेंट्स, जो पेंट्स है, पेंट कितनी है बाई, तो इसका डबल कर दो ट्वाइस, और इसमें से दो माइनस कर दो। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी इस टाइप की, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना होता है, फिर इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो मैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ, ट्रांसपोज करके इधर ले आता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगी। अब इसको मैं अब दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर आगे रीड करते हैं। ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ द पैंट्स परचेज। तो दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है? दूसरी इक्वेशन में कह रहा है कि जो स्कर्ट्स है, स्कर्ट्स कितनी है? एक्स, उनकी वैल्यू कितनी है? इज का मतलब इक्वल का साइन लगाओ, 4 लेस देन का मतलब 4 माइनस करेंगे, किस में से 4 माइनस करेंगे? देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो पैंट्स का 4 टाइम कर दो और उसमें से 4 माइनस कर दो। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर, हम इसको 2 दे देते हैं। अब हम इनका ग्राफ, देखो यहाँ पर कहीं नहीं बोला ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ग्राफ के थ्रू सॉल्व कराऊंगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही ग्राफ के थ्रू मैं आपको सॉल्व कराना चाहता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है, जब भी आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आप एक ऐसा बॉक्स बना लो और उसके अंदर से दो सॉल्यूशन, तो हम मतलब दो कोऑर्डिनेट हमको चाहिए ही चाहिए। अभी देखते हैं हम, तो ये ऊपर एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पर बाई, इसका भी बना लेते हैं हम, इसकी भी हमको ज़रूरत होती है, तो इसको हम ये x दे देते हैं और ये y दे देते हैं, और यहाँ पर बस ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, यदि आप सोचो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन? ये x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके अंदर x इक्वल टू 0 रखो, तो जैसे ही 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा इधर? 2y, और 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0, और कितनी वैल्यू आ जाएगी y की? 1 आ जाएगी। देखो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करो? अब बाई को 0 रख लो, बाई को 0 रख लो। तो जब आप बाई को 0 रखोगे, देखिए ये वाई को मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपका ये जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो एक्स, देखो बाई की वैल्यू जब आप 0 रखोगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 बन गया, तो कितना बचा यहाँ पर? प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी है आगे? माइनस का 2, तो माइनस की 2 वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट अच्छे से पता होना चाहिए। एक पहला कोऑर्डिनेट 0,1 और दूसरा है -2,0। यहाँ भी यही करते हैं हम। यहाँ पर क्या काम करेंगे? पहले x की वैल्यू, ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, मैं इधर लिख लेता हूँ, x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखो। देखो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 इसलिए रख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब, देखो मैं चाहता हूँ कि छोट एकदम तुरंत काम हो जाए और बड़े आसानी के साथ हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वैल्यू 1000 रखी तो फिर उस पर नहीं आएगा, रख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई, देखो क्वेश्चन का देखना पड़ता है वेटेज, टाइम भी देखना पड़ता है, तो वहां पर जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना आपको, जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो एग्जाम से पहले करने होते हैं, वहां पर जाकर सीधा टेप देना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने एक्स की वैल्यू 2 ले ली और किसी ने 0 ले ली तो फिर उसको मार्क्स कम मिलेंगे, ज्यादा, सबको दोनों को बराबर मिलेंगे अगर क्वेश्चन ठीक किया है तो, और किसी ने 1000 ले ली तब भी उसको ठीक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो लेकिन कुछ सेंस नहीं बनाता है इतनी बड़ी चीजें लो, जब छोटी चीजों से हो रहा है तो कोई मतलब नहीं होता है कि इतने बड़ा ग्राफ को खींचो आप। तो x की वैल्यू 0 रखोगे, तो x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो y की वैल्यू, देखो ये तो 0 हो गया, 4, तो इसको कैसे लिख सकते हो? 4 बाई, और मैं 4 को इधर माइनस कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, तो कितना आ गया? 1 आ गया। उसके बाद में ये जो इक्वेशन थी, अब यहाँ पर हम बाई की वैल्यू, एक बड़ा आसान सा मतलब बड़ा फंडा है कि आप एक को पहले एक्स की वैल्यू 0 रख लो, फिर वाई की वैल्यू 0 रख लो, तो आपका बड़ा आसानी के साथ निकल जाता है। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे? यहाँ पर देखो ये एक बाई की वैल्यू 0 रख लेते हैं हम, तो वाई की वैल्यू जैसे हम 0 रखेंगे तो ये 0 बन गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या काम करते हैं? इनको जैसे मैंने यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू जो है, सॉरी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -4 है, तो ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गया।
अब हम इन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ हमारा नेक्स्ट पेज पर है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी काम के कोऑर्डिनेट है। आपको अगर गड़बड़ हो गई तो फिर समझ लो गड़बड़ हो ही जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए इनको देख लेना अच्छे से। तो 0,1 और -2,0 है। तो हम इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0,1, तो 0,1 मैं इधर लिख लेता हूँ। जो कोऑर्डिनेट थे, पहली वाली जो इक्वेशन थी उसके थे 0,1 और दूसरा था -2,0। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो एक बार और देख लेते हैं क्या हमने ठीक लिखा है क्या। हाँ ठीक है, 0, वो -2,0 ठीक है। तो अब सबसे पहले हम 0,1, तो एक्स एक्स पर जो y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सेस पर x 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो 0,1 है वो कहीं यहाँ पर आएगा, ये इस पॉइंट पर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है 0,1 की। ठीक है, ये एक देखो, ये जो बाई एक्सेस है इस पर x की वैल्यू 0 होगी, और ये जो x एक्सेस है इस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये इस पर सॉरी x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये मतलब y पर आएगा। अब इस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2, तो x की वैल्यू तो कहीं इधर आती है। तो हम यहाँ पर एक का गैप ले रहे हैं, ये 1 2, तो इसका मतलब ये कहीं यहाँ पर आएगा, और y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये यहाँ पर देखो। तो इसको ये कितना आ जाएगा, -2,0। अब मैं स्केल की हेल्प से इस लाइन को बना दूंगा। तो मैं स्केल यहाँ पर रखता हूँ, और थोड़ा सा मुझको वो लग सकता है कुछ, क्योंकि मैं जिस सॉफ्टवेयर पर मैं बना, मतलब सॉफ्टवेयर वाला काम ही होता है ये, ऐसा नहीं कि इतना आसान होता है। फिजिकली वाले में तो ये रहता है बस खींच डालो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप मान कर चलो ये लाइन जो है सीधी खींचेगी। तो देखिए मैं इसको अ, ये मैंने एक सीधी इनसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको एक साइड हटा लेता हूँ। और ये जो लाइन थी इसका हम इक्वेशन और लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन ठीक है, कितना है, x-2 y+2। तो ये जो है इक्वेशन जो है x-2y+2 = 0। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो दूसरे कोऑर्डिनेट क्या थे, दूसरे कोऑर्डिनेट भी हमारे पास यही थे। तो एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट था यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट 0,1 और -4,0। तो एक तो था हमारे पास 0,1, और दूसरा था -4,0। इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं यहाँ पर कलर कोडिंग दूसरी ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सा वो अलग हो जाए। तो देखिए, हाँ ठीक है, इसको दूसरी कलर कोडिंग ग्रीन कलर की लेता हूँ यहाँ पर, ग्रीन ठीक रहेगा, ये ठीक है। तो यहाँ पर 0,1, तो 0,1 का मतलब ये तो यहीं पर हो जाएगा 0,1, ये जो ये यहाँ पर 0,1 यहाँ पर हो जाएगा। और -4,0, तो -4,0 का मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू -4 देखो तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1 2 3 4। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो जाएगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ -4,0। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर -4 है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो वाई की वैल्यू हमेशा एक्स के कोऑर्डिनेट पर 0 होती है। अब इनको मैं मिला देता हूँ। तो देखिए, इसको यहाँ रखेंगे, और ये नीचे की ओर मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, और ये इस वाले पॉइंट से जानी चाहिए। अब ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर था इस पॉइंट से ये लाइन जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है ये लाइन। तो अब देखिए, ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पर एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इसका इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, इसका ये जो लाइन का इक्वेशन है किसका है, x -4y+4 = 0। तो हमने ग्राफ के थ्रू देखा कि हमने कैसे इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक पॉइंट पर जो है कट कर रही है। तो
आप सॉल्यूशन बता सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन होगा। देखो, ये जो इससे दो इक्वेशन बनी हमारे पास, ये कैसी है, एक तो कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है कैसी है, ये कंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम है पूरा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का, ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो ये सिस्टम कैसा है, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, पूछा जाता है। दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में एक पॉइंट तो हमको ये पता लगा, दूसरा क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, उसका एक ही पॉइंट, दो लाइन एक पॉइंट पर कट करती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग कर रही है। और फिर हम ये बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक ही जगह कट कर रही, एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली इन ओनली वन सॉल्यूशन। तो वो आपको जो किताबों में देखने के लिए मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन शब्द ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी होता है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है। तो टू लाइंस, जो दो लाइंस है, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करने आने चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन नहीं, आंसर को फ्रेम करना चाहिए, क्या पूछा है क्या नहीं, तो उसके अंदर ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज शुरू होगी हमारी, वो एग्जांपल मैंने आपको पीछे कराया, आप छोड़ भी सकते हो, कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि कोई बर्डन है, आपकी मर्जी है, मैं तो बस सिखा रहा हूँ यहाँ पर। फॉर्म अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर्म, क्वेश्चन को समझो जरा। फॉर्म अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1, ये लेटेस्ट बुक है, ये 2000 अभी जो सीबीएसई ने रिलीज करी है 2025 और 2026 की। तो मैं ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आपको करा दिया है तो बात खत्म, नहीं, पिछले साल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सैंपल पेपर कराऊंगा, अपना मटेरियल कराऊंगा, आर डी शर्मा के और अग्रवाल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, केस वेस सारे मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। मटेरियल मैं आपको, और जितना भी मटेरियल होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इशू करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। कुछ पूछना है आप मुझको नीचे पूछ सकते हो, और कुछ भी पूछना है आप बोल सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि मुझे कुछ पूछना है। मैं कोशिश करूंगा कि अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूं, आप उस पर पूछ सकते हो, मैं आपका जो है जरूर हेल्प करूंगा। तो ये फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना है, पहले तो लीनियर इक्वेशन, दो प्रॉब्लम हमारे पास, एक ये और एक ये, तो इसमें एक तो लीनियर इक्वेशन बनानी, पहला काम। दूसरा, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, उनके जो सॉल्यूशन है हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने हैं। मतलब जैसा मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया उस टाइप का ग्राफ बनाना होगा, और ये हमको फिर उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहला वाला क्या है, वो कह रहा है कि देखो समझने की बात होती है ये वाली, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर कि कुछ भी हो गया और कर दिया, नहीं, समझो क्वेश्चन को डीकोड करो, क्या मतलब होता है उसका समझो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 3.1 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करने के लिए जा रहा हूँ मैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो एक मैथमेटिक्स की क्विज है, उसके अंदर जो है कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। देखो 10 क्लास के अंदर बच्चे गर्ल्स होंगी और बॉयज होंगे, यही तो होता है गर्ल्स बॉय। तो हम यहाँ पर गर्ल्स को एक्स ले लेते हैं और बॉयज को, नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर वाई ले लेते हैं। आप लेट कर लेना, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो आप ये लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ द बॉयज बी, नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, नंबर ऑफ द बॉयज बी वाई, ये लेट कर लो। यहाँ मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, आप लिख लो इसको। इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, आधा मार्क्स आप करोगे तो आधा मार्क्स मिल जाता है। स्टेप मार्किंग बोर्ड में उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि बच्चों के मार्क्स नहीं काटना, तो आप छोटी छोटी चीजें लिख दो। मतलब ऐसा नहीं कहता मैं थ्योरी भर भर के लिखो, मैथमेटिक्स में मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं लिखवाता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको लिख दोगे तो आधा आधा मार्क्स कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। तो हमने ये लेट कर लिया कि भाई हमारे स्कूल के अंदर जो क्लास 10 का जो क्लास है उसके अंदर, तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि जो बॉयज और गर्ल्स को मिलाओगे तभी तो 10 क्लास बनी होगी। तो 10, उसमें कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। दूसरा, इफ द नंबर ऑफ द इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज
4 मोर देन द बॉयज। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को हमने x लिया है। मोर जब भी ईच का मतलब इक्वल लगाओ, मोर का मतलब प्लस करना है 4, और किसमें प्लस 4 करना है, द नंबर ऑफ द बॉयज। बॉयज कितने हैं हमारे पास भाई, तो उसमें आप जो है 4 प्लस कर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको जो इक्वेशन है वो मेरे पास बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये भी लिख सकते हो आप, या फिर जैसा भी आप चाहो। वैसे इसको 10 को भी इधर ले जाओ, वो भी आप लिख सकते हो, वो गलत नहीं होता। इक्वेशन नंबर 2, मेरे पास दो इक्वेशन फ्रेम हो गई। ठीक है, तो उसमें पहला तो बोला था लीनियर इक्वेशन बनाओ भाई, आप मैंने बना डाली। अभी कुछ बच्चों को तो इन्फॉर्मेशन ये जो है ना, यही कंफ्यूजन लगेगा कि दूसरी इक्वेशन, ये तो मैंने ये जैसा x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाली इक्वेशन आपको लगा होगा कि भाई ये कैसे बन गई। देखो, एक क्लास के अंदर, एक क्लास 10th है, और 10th क्लास के अंदर बोला 10 बच्चे हैं। मतलब यहाँ पर जो 10 बच्चे जो मैथमेटिक्स की जो क्विज है उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो क्लास, अब जो स्टूडेंट्स आ रहा है, तो स्टूडेंट्स न्यूट्रल शब्द, वो उसके वो लड़कियों के लिए भी यूज होता है, और तो मतलब स्टूडेंट्स जो बने होंगे उसके अंदर कुछ लड़कियां होंगी और उसके अंदर कुछ बॉयज होंगे। तो टोटल टोटल कितने बॉयज हैं, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब वही करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम इसका मैं अगर नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, और उसके मैं पहले इसका वो बनाऊंगा। तो x, पहली जो है इक्वेशन मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। मैं एक बार देख लेता हूँ पीछे, क्योंकि मुझे बार बार पीछे देखना पड़ता है। तो x मैं नहीं चाहता कि कोई जरा सी भी गलती हो और फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप फिर ग्राफिकली जब भी बनाओगे तो आप एक ऐसा बॉक्स बना लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स भाई आपको कोई मार्क्स जो है एक मतलब नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेटरी है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। और ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो, और यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो। तो पहली वाली इक्वेशन जो मेरे पास ये लिखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रखो, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, x की वैल्यू 0 रखो। उसके बाद आपने x की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 10 मिल जाएगी। यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई x की वैल्यू आप 0 रखो, मत रखो 0। x की वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ, x की वैल्यू 5 रख लो। रीजनेबल वैल्यू रखो, रख सकते हो 2 रख सकते हो 3, थोड़ी रीजनेबल वैल्यू रखो जिससे आपका जो लेवल है वो ठीक रहे। तो x की वैल्यू जैसी मैंने यहाँ पर 5 रखी, x की वैल्यू मैंने 5 रख दी। तो फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू रखने से ये आ गई। आप अपनी मर्जी से और भी कुछ रख सकते हो। आप चाहते हो कि भाई ठीक है, मैं एक एक कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे पास 5,5। अब आप चाहते हो कि भाई मैं x की वैल्यू इसी इक्वेशन के अंदर, x की वैल्यू मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू 3 रख लो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपल्सन है। x की वैल्यू 3 रख लो, थोड़ा ग्राफ में आ जाए हमारी, बस इतनी ऐसी वैल्यू रखना। 0 भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि भाई 0 रख लिया, मैं बस थोड़ा सा अलग वैल्यू लेकर आपको दिखा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के अंदर हमने 3 रख लिया। अब जब आप 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू आपने 3 रख ली, और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3, दैट इज द 7। तो 7 वैल्यू निकल गई हमारे पास ये। अब हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल गए, कौन कौन से, एक तो 5,5 और 3,7, दो कोऑर्डिनेट मिल गए। तो इसके भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बार बार एक ही बार हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। तो चलो x की वैल्यू 0 रख लो। ठीक है, तो x की वैल्यू जैसे आप 0 रखते हो यहाँ पर, तो जैसे 0 हो जाएगा तो y माइनस वाई और इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, और y की वैल्यू माइनस को इधर भेज दो, y की वैल्यू आपके पास ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर 0 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। फिर उसके बाद में आप चाहते हो कि भाई मैं जो है y की वैल्यू 0 रखूं, तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप x माइनस वाई इक्वल टू 4, y की वैल्यू 0 रख लो। तो जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4। तो x की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर 4। तो हम सबसे पहले इसका x प्लस 10 का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं अपने ग्राफ पर, और हम ग्राफ पर चलते हैं x प्लस 5। तो मेरे पास ये जो है, जो यहाँ पर आप इक्वेशन देख रहे हो, कोऑर्डिनेट 5,5 और 3,7। तो एक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5,5 हमको रिप्रेजेंट करना, और 3,7।
ठीक है, और ये इक्वेशन किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इसका हम लिख देंगे इक्वेशन। तो ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि ये जो है इक्वेशन एक्स एक्स वाली होती है, और ये वाली जो सॉरी ये जो लाइन होती है ये एक्स एक्स की होती है, ये वाई एक्सेस होता है, और ये जो जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही होती है उसको हम बोलते हैं कि ये जो है ये इसका ओरिजिन है जहाँ से ये स्टार्ट हुई है। तो अब 5,5 कहाँ पर आएगा, देखो दोनों प्लस के हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहा हूँ यहाँ पर 5,5 आ जाएगा। देख लो आप एक बार, 1 2 3 4 5, ऊपर से भी आ जाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास ये 5,5 मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में मैं 3,7 करता हूँ, तो 3,7 देख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 1 2 3 ये यहाँ पर आ गया, और इसको मैं स्केल को थोड़ा सा कम कर दूँ, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर, और 7 ऊपर जाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कहीं ये 7 होगा, देख लेते हैं एक बार, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं जो है एक लाइन ड्रॉ लाइन जो है यहाँ पर बना देता हूँ आपको। तो इन दोनों पॉइंटों से मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा लाइन हम बड़ी बनाएंगे क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी पीछे तक। पहले मैं इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। आप जब अपने ग्राफ पर बना रहे होंगे तो आप मुझसे जल्दी बनाओगे, क्योंकि ये मैं सॉफ्टवेयर पर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं इसको पीछे की ओर इसको एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को, और लाइन यहाँ से बनाती हुई एक मैं, ये देखिए मैंने एक सीधी बड़ी सी कुछ लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है लाइन बन गई, और ये किसका इक्वेशन है, ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 जो इक्वेशन है उसका ये एक ग्राफ बना दिया मैंने। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि दूसरी हमारे पास क्या थी। तो दूसरा क्या था, मैं यहाँ पर इनको इरेज कर देता हूँ। तो दूसरे जो कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, जो एक्स माइनस फोर का जो इक्वेशन था, एक तो 0, -4 था, तो मैं यहाँ पर 0, -4 कर देता हूँ। 0, एक तो ये था 0, देखिए 0, -4, एक तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट था, और दूसरा कोऑर्डिनेट था हमारे पास 4, 0, 4, 0, तो 4, 0, और इक्वेशन थी x-y = 4, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, x-y = 4, और 0, -4 एंड 4, 0, ये हमारे पास थे, इनकी हम रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। मैं कलर कोडिंग दूसरी ले लेता हूँ, दूसरा यूज करता हूँ, जिससे थोड़ा सा हमारे पास ये डिफरेंस एक अलग नजर आ जाए कि भाई हमने दूसरी लाइन को कराया। आप एग्जाम में कलर कोडिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने कलर कोडिंग की है तो मतलब कलर कोडिंग का मतलब ये होता है एक पेंसिल से कर लो, एक ब्लैक पेन से कर दो, या फिर आप ब्लू पेन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, एक ही पेन से कर दो, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए थोड़ा। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू -4 है, तो y के एक्सेस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये कहाँ पर आएगा, 1, -4 चलते हैं, 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये देखिए ये जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, -4, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद में 4, 0, देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x की वैल्यू है यहाँ पर, अगर आप देखो x की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4, और y की वैल्यू देखिए y x की वैल्यू 4 देखते हैं, 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर कहीं आएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये मिला आपको। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों मैं पॉइंट के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, 4, 0, आप भी एग्जाम में जरूर लिखना उसके पॉइंटों के नाम, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी होता है ये, आप पॉइंटों के अगर नाम लिखते हो तो मैं इनसे एक जो है लाइन बना दूंगा,
और इसको मैं थोड़ा सा, मुझे ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई मैं एक लाइन ड्रॉ कर तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इस लाइन का इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, दूसरा एक ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा। एक ही पॉइंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो दो लाइन है इनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन, समझ रहे हो, यूनिक सॉल्यूशन। और आई थिंक मुझको लगता है ये यहाँ पर कट करनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत स्केल से इधर उधर हो गया होगा, तो पूरा एग्जैक्टली यहाँ पर क्रॉस करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इधर और इधर जाओगे तो ये आपको एक पॉइंट भी दे देगा कि किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसके सॉल्यूशन बताइए आप, तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, और इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 7 3, लगभग लगभग यही आएंगे, समझ रहे हो आप, यही आएंगे। तो ये थोड़ा सा ग्राफ को ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करना चाहिए था। ये थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि मेरी थोड़ी एक्यूरेसी में इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, और ये ठीक से मतलब इतने भी अच्छे नहीं होते जो आप अपने हाथों से करते हो, फिजिकली करते हो, तो वो ठीक होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जिसकी वजह से देखो इतना डिफरेंस आ गया है, आप समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा 3,7 इसका सॉल्यूशन होगा। तो दोनों लाइन, तो आप बता सकते हो ये सिस्टम कैसा होगा, जो दो इक्वेशन हमारे पास जो निकली है उस कैसा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होने के लिए कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मैक्सिमम हो सकता है बहुत सारे सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये जो था हमने ये कंप्लीट किया। अब मैं आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये दूसरा पार्ट कराता हूँ, जो इसका दूसरा पार्ट था। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 ही है, और इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं, और उस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसको रीड करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोला है उसने, और ये वाला पार्ट देखिए, नीचे वाला पार्ट आप देखने की कोशिश करें। तो ये 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब क्या है। आप यहाँ पर, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट फ्रेम करने के लिए जा रहा हूँ। आप तो आप जो नंबर यहाँ पर लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ द पेंसिल, ये लेट कर लो आप, लेट नंबर ऑफ, उसने बोला है यहाँ पर हम ये लेट करेंगे कि एक पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी X रुपी। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच पेन हमने ये कैलकुलेट कर लिया 5 रुपी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, ये जो दूसरे पेन का यहाँ पर ब्लू कलर का पेन है, ये सेकंड वाले पार्ट को, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी। जब उसने 5 पेंसिल खरीदी, ठीक है, 5 पेंसिल खरीदी, और सात सात जो है उसने पेन खरीदे, तो टोटल कॉस्ट होगी हमारे पास यहाँ पर 50 रुपए। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट होगी। अब उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गया कि 5x+7 दूसरा उसने बोला कि 7 पेंसिल, देखिए यहाँ पर दूसरा इक्वेशन, 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदे, 5 पेन खरीदे, तब उसके लिए कॉस्ट कितना हो गया 46 रुपी। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनी है। बस आप एक इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लूँ, और उसने क्योंकि स्क्रीन शॉट नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर फ़ोटो खींच रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार मुझको ये लिखना पड़ेगा, तो मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ अपने फ़ोन में, जैसा ये मुझको बार बार ना देखना पड़े, पीछे ना आना पड़े, मैं यहाँ से ही जो है इसको देख लूँगा अपने मोबाइल। तो ठीक है, मेरे पास इसका वो आ गया। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर इसके इसके सॉल्यूशन निकाल कर दिखाता हूँ आपको। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास जो है एक इक्वेशन बनी हमारे पास 5
एक्स प्लस 7y=50, इसका भी हम वो बनाएंगे। ये 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ 50। और दूसरी जो है हमारे पास है 7x+5y=46, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो अब हम करते हैं, तो कैसे करते हैं देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और एक बॉक्स के अंदर छोटी एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, इस टाइप की लाइन। और एक लाइन ये हमने 2 लाइन और ड्रॉ कर दी, इसको x की वैल्यू y की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 ले लेते हो, देखो y की वैल्यू काफ़ी मतलब 50 अपॉन ही आ जाएगी। तो आप आपकी मर्जी है, वैसा ऐसा कुछ नहीं कि भाई कि इसके अंदर कुछ अपनी मर्जी, आप कैसा भी ले सकते हो। यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू आप चाहो तो छोटी सी ऐसी वैल्यू ले लो जो 7 से डिवाइड हो जाए। वैसे बड़ा मुश्किल काम होता है ये सब वैल्यू ढूंढना। आप एक्स की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपने 0 ले लिया तो आपका जो है ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, वो ठीक होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5x+7y=50, तो अगर मैंने मान लो x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले ली, आप जरा समझ लो, तो ये 0 हो गया, तो फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/7। तो ये कितना आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ समथिंग, मतलब देगा 7.1 ये देगा। तो अब देखो, आप जैसा नहीं कि भाई कोई आपने 7 पॉइंट लिख दिया तो कोई आपका गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होएगा, ठीक रहेगा बिल्कुल। बस ये हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत जरा सा इधर हो जाए, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं आती है। तो ग्राफ आपको, तो अगर मैं मान लो यहाँ पर x की वैल्यू, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी में मतलब आपको क्या बटन फील होता है, इसलिए मैं ये रैंडमली वैल्यू ले रहा हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पर लेट से अगर आपने 5 ले लिया तो कितना हो जाएगा 55, ये फिर गलत हो गया। तो अगर आपने मान लो 7 ले लिया तो 7 कितना आएगा 35, और 35 - 15 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 35, ये आ जाएगा। तो आप कैसे भी ले लो, वैल्यू इसकी जो है आने वाली रैंडमली, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू आने वाली, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पर जैसा आपने अगर 10 ले ली तो तब भी एक्स की वैल्यू अगर देखो, अगर आप 10 ले लेते हो, सब लेट से हमने एक्स की वैल्यू 10 ले ली यहाँ पर, तो देखो ये कितना बन जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 50। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 50 से 50 कट गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, y की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो देख लेते हैं सभी, ये भी अच्छा एक वो है कि 10 की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रखी, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बन जाता है और कुछ नहीं है। तो जब यहाँ पर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, इसको ये करोगे तो हमारे पास ये आ गया। देखो ये सारी चीजें आपको एग्जाम से पहले करनी है, क्योंकि आप यही प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, जब आप आते हो कि भाई क्या रखें, तो रख कुछ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैंने यहाँ पर 10 लिया है, आप अपनी मर्जी से और भी कुछ ले सकते हो। तो 7y ये, इस 50 से ये 50 कैंसिल हो गया, और कितना बचा 7y, इधर बच जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। और जो मतलब इसने छोटी वैल्यू दी, मैं चाहता था कि छोटी वैल्यू मिले, कोई नंबर मिले अच्छा सा। ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि मैं भाई कोई मतलब कुछ भी मिल जाए, एक नंबर मैं चाहता था कि भाई एक नंबर मिल जाए मेरे को। हालांकि दूसरा नंबर मुझे नहीं लगता है कि दूसरा नंबर थोड़ा सा आसान होने वाला है, दूसरा नंबर थोड़ा मुश्किल होने वाला है। देखते हैं क्या रखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या रखें कि हमारे पास थोड़ा सा, अगर मैं लेट से अगर मैंने y की वैल्यू अगर 20 रख रही, तो 20 रखने से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 रखने से 100 आ जाएगा, और नहीं तब भी नहीं आएगा। तो लेट से चलो ठीक है, हम क्या काम करते हैं, y का जो x का कोऑर्डिनेट ही 0 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। तो x की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखी तो कितना आ जाएगा 7y+50 ये 50 आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये आ गया 50 ये। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, और आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 1, और डेसिमल लगाओ, यहाँ पर एक 0 लगा सकते हो, 7 1 जा, तो कितना आ गया।
अब ये करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि 7 से थोड़ा सा बड़ा रखकर थोड़ा सा आगे करना है आपको पॉइंट हमको, सब समझ रहे? ऐसा नहीं कि मतलब ये एग्जैक्टली आपको ये सब कुछ दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा आगे उसको बढ़ा देना है वैल्यू को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, तो कितना आ जाएगा 7 4 जा, थोड़ा सा आपको उसको बढ़ा देना 7.1, ऐसा कुछ आ रहा है। ये फ्रैक्शन हमने लिख दिया, तो बस आपको थोड़ा मन में याद रखना है कि भाई ये, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 50 अपॉन ये 50 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चलते हैं, इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं। तो इसका बॉक्स बनाते हैं, तो इसका बॉक्स ये कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा। और देखो जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपने आप को एनालाइज करो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, और उसको लिख लो। एक अच्छे, अब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको लिख लो कि भाई मेरे को यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में आती है प्रॉब्लम। और फिर आप अपनी प्रॉब्लम पर काम करना शुरू, तो कुछ टाइम के बाद आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा, और आपके जो मार्क्स हैं उसमें भी मतलब जो है वो भी बढ़ेंगे। तो अब देखिए, ले लेते हैं हम यहाँ पर, अब क्या लें, जैसे ये आ गया 7y प्लस 5y इक्वल टू 46। तो हाँ ठीक है, यही है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसी वैल्यू ले लूँ कि जैसे कि क्योंकि ये अगर x की वैल्यू मान लो मैंने जीरो ली या y की वैल्यू जीरो ली, आप समझ रहे हो, तो तब भी ये फ्रैक्शन नहीं देगा। अगर मैंने y की वैल्यू, क्योंकि ये 46 है और ये डिवाइड होने वाला तो है नहीं है किसी से भी, तो चलो x की वैल्यू हम जीरो रख लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये जीरो आ गया। 5y इक्वल टू 46, ये इसने दिया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 5 की ये वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 46/5। तो x की वैल्यू जीरो रखने से ये हमारा y की वैल्यू 46/5। मतलब आ क्या रहा है जरा यहाँ देखो कि 46/5, तो 2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12। मैं एक्चुअली ये थोड़ा सा अपना तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8 और 9, तो कितना आ जाएगा 10। तो 9.2, तो मतलब समझ रहे हो आप 9.2, ये जो वैल्यू है 9.2, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये जो 46 है, ये इसकी वैल्यू डेसिमल में अगर आप निकालोगे तो 46/5 9.2 दे रहा है। और ये जो वैल्यू यहाँ उसको लिख देता हूँ 7.1। मुझे ऐसी मतलब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये 46 अपॉन ये तो नहीं पता है कि भाई कैसे इसको करेंगे और कहाँ आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा डेसिमल में बदल दो, इसको पता लग जाएगा कि 9 से थोड़ा सा आगे कर दो। अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर बाई का कोऑर्डिनेट जीरो रख देता हूँ। तो बाई का जैसे मैं कोऑर्डिनेट जीरो रखूंगा, तो देख लेते हैं बाई का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर जब जीरो रखता हूँ तो ये पूरा सिस्टम इधर तो जीरो हो गया, इक्वल टू 46 बचा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46/7। और 46/7 का क्या मतलब हो गया 46/7। तो आप 7 से यहाँ पर जो है 46/7 ये, तो आप 7 से जरा 46 को डिवाइड कर लो, तो कितना जाएगा ये 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 कर लो, 2 4 बचा, डेसिमल लगा लो यहाँ पर जीरो, तो कितना आ जाएगा 735। तो मतलब आप लगाओ कि ये 6.5 दे रहा है, ठीक है। तो इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन करूंगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, तो इसके हमारे पास एक तो पहला है 0,10, एक तो हमारे पास यही है 0, और सॉरी 10,0, तो हमारे पास है एक 10,0। और दूसरा है हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0,50/7, और 50/7 का मतलब हो गया 7.1। ठीक है, तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलो ठीक है। तो देखो, एग्जाम में बैठ कर वहां पर इतनी देर तक वो मत करना, कभी पता लगा आप वहां पर बैठे रहो और ये क्या रखे हैं क्या है वो, आप कुछ भी रख लो आंसर सबसे सेम आएगा। ऐसा नहीं कि आप मेरी वैल्यू से कुछ आंसर गलत आएगा या आपकी वैल्यू से आंसर सबसे सेम आएगा। तो चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले 10,0, तो एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो देखते हैं कहाँ पर आएगा ये। तो 10 देख लेते हैं कहाँ पर आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझको ग्राफ को
शायद नीचे करना पड़ेगा, ऊपर चला गया है। चलो ठीक है। तो 10, अगर मैं मान लो टू टू का भी ले लेता हूँ, ये अगर टू टू का अगर मैं लेता हूँ, चलो ठीक है, हम टू टू का ले लेते हैं यहाँ पर। तो टू टू का, एक सेकेंड, तो हमने टू टू का ले लिया, टू टू फोर, और टू कितना हो जाएगा, 6, और टू 8, और यहाँ पर टू 10। तो यहाँ पर कहीं आएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 10। नहीं, एक्स ये मैंने गलत ही धारणा को ले जा रहा हूँ, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 0, तो इधर आएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास 10, 0 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और कॉमा 7। तो 7 थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर 0,50/7, और इसको जब आप करोगे तो थोड़ा सा ये दे देगा। तो हम इन दोनों को पॉइंटों को मिला देते हैं, और तो मैं इधर रखता हूँ। और ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपका लेफ्ट राइट हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा डेसिमल में। ओके, तो हाँ, ये हो सकता है। मैं लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, इसको पीछे कर देता हूँ, क्योंकि लाइन की ज़रूरत पड़ेगी हमको, पता नहीं कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए, ये लाइन हमने आगे तक बढ़ा दी। अब हम इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं कि भाई ये ज़रूरी नहीं कि आप इस लाइन का इक्वेशन लिखो, तो बस रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा आपको कर देना है, जो ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव लगेगा। तो क्या है, 7, ये है 5x+7y=50। तो कितना है ये है इक्वेशन 5x+7y=50। ठीक है, ये अब दूसरा हम कोऑर्डिनेट हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दूसरी इक्वेशन के क्या कोऑर्डिनेट है, 0,46, 0,46/5। तो एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,46/5, और 46/5 का मतलब हो जाएगा 0,9.2। ये है हमारे पास। तो देखते हैं हम कहाँ पर आता है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 9 पॉइंट ये। तो देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहीं ऊपर आएगा। ठीक है, ये मेरे ग्राफ से भी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर मुझे लगता है ग्राफ को ध्यान में रखकर मुझको बनाना चाहिए था, कोई नहीं, फिर भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर पेन दूसरा ले लेता हूँ। तो 9.2, देखो यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और 9। तो मैं यहाँ पर कहीं ये एंड पर, अरे ये कहाँ चला गया, तो एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पर गया है ये। तो यहाँ पर इसको देखो, ये इतना ड्रामा कर रहा है। तो यहाँ कहीं आया है ऊपर ये। मैं यहाँ पर, या तो मुझको इसका ग्राफ छोटा करना पड़ेगा आपको, और क्योंकि दो दो का ग्राफ लेना पड़ेगा, तभी जाकर ये कम हो सकता है। हम दो दो का ही ग्राफ ले लेते हैं, ये सब खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से मेरा ये ग्राफ छोटा पड़ गया है। तो मैं इसको इरेज कर कर ये ग्राफ कम का कर देता हूँ। दो दो का मैं जो है इसके ले रहा हूँ यहाँ पर, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा इसी में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप उस पर बनाओगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम दो दो का ग्राफ ले लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, पहला मैं पीछे जाता हूँ और पीछे देखता हूँ कि पहला कोऑर्डिनेट क्या था,
ये वाला फिर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 पॉइंट और सॉरी 10,0, तो 10,0 एक्स की वैल्यू ये, तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर दो दो का स्केल ले रहा हूँ। ठीक है, दो दो का स्केल, तो ये दो दो तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर 10,0। ठीक है, दूसरा क्योंकि मुझे स्केल छोटा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि ये अच्छे से मेरा आ नहीं रहा था इस पर। और फिर हम देखते हैं दूसरी वैल्यू कौन सी है, 0,50/7। तो 0,0,50/7, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग का मतलब कितना, दो दो का गैप ले रहे हैं हम, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीतनी है, एक्स की वैल्यू है 0, तो ये बाई पाएगा, तो दो, ये देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 4 और देखो 2 4 और 6 और हमको चाहिए 7.1, तो 7.1 कहीं यहाँ पर बीचों बीच आएगा, ये यहाँ पर आएगा 7.1। तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0,7.1 ये, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0,50/7 ये है। तो अब इनको मैं ये लाइन बनाकर कर देता हूँ, तो ठीक है बिल्कुल, थोड़ा सा इसको पीछे की ओर मैं इस लाइन को बढ़ा लेता हूँ पीछे की ओर, तो ये मेरे पास शायद अभी ड्रॉ नहीं हुई है, हाँ अब ठीक है ड्रॉ हो गई है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बना लेंगे। अब दूसरा देखिए, याद रखना बस कि हमने यहाँ पर दो का स्केल जो है एक गैप को एक यूनिट को 2 के इक्वल किया है। अब बात करते हैं हम, हमारा जो पॉइंट था ये वाला 0,40, देखिए 0,46 ये, और इसका मतलब था 0,9.2, तो मैं यहाँ पर कलर कोडिंग यूज करूंगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है और ये है 9.2, तो 9.2 कहाँ पर आएगा, देखो 9.2, अब ध्यान से देखने की जरूरत है, हमें दो के लिए एक्स का, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो 9.2 का मतलब ये आ जाएगा 8। देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 तो 4 2 6 2 8, 8 तो ये हो जाएगा, और 9.2 थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0,46/5, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0,9.2। तो एक कोऑर्डिनेट मेरे पास ये मिला, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 46/7, और ये 6.5 के इक्वल आएगा, तो 46/7, यानी ये 6.5, ये कुछ आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 6.5, तो दो दो का स्केल लिया हमने, तो देखते हैं, तो 2 और 2 4 हो गया, ठीक है, 2 2 4 और 6 ये, तो 7 और 6.5 कहीं बीच में यहाँ पर आएगी, तो मैं इनको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 46, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको स्केल को इधर कर दूं मैं जरा, 46/7, 0, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.5, तो अब इनको हम, ये जो रेड वाले पॉइंट थे, हम इन एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और ये थोड़ा सा आपको मतलब केयरफुली बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही ऐसी है। तो मैं इसको अब यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो मेरे पास ये लाइन ड्रॉ होगी। अब देखिए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लगभग लगभग इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, इस पर। तो इसके सॉल्यूशन देखो, ये कितना है, एक्स की 1 2, एक्स की वैल्यू 2, सॉरी वाई की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 2, तो यहाँ पर जो है 2,2 को ये कट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है। आप समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू भी 2 है और वाई की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है। तो उसमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था, क्वेश्चन नंबर ये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, 2 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको, और वन पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 2 रुपए,
तो कॉस्ट मैं उसी पर ग्राफ पर लिख देता हूँ। आपको आपको ग्राफ पर नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा एक साइड लिखना है। तो कॉस्ट ऑफ द, ये देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है, ये हाँ ये वाला। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर अभी स्केल को मैं खत्म कर देता हूँ, स्केल की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ ईच पेन, एक पेन की भी कॉस्ट कितनी रुपी है, 2 रुपी। और पेंसिल की कॉस्ट भी कितनी है, 2 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल ₹2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, आप समझ रहे हो। तो देखो जरूरी, मैंने ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई मेरा फ्रैक्शन में आया तो आंसर इधर उधर हो गया, आंसर सेम आएगा। पॉइंट को कट करेगा वो सेम ही, अब देख लो थोड़ा सा डिफरेंस आया, अदरवाइज बिल्कुल ही एकदम उसने सटीक कट किया है। तो ये जो है हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा अलजेब्रा के अंदर जो है टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ बनाना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, और 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी हम मिले, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी ही मतलब रोज रेगुलर एक क्लास आएगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 से मतलब आगे वाले भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। तो मैंने आपको एक्सरसाइज के ये देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मैंने अभी ऐसे दिखाया कि आपके सामने पहली बार कोई क्वेश्चन आ गया और रेंडमली कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, ये तो मतलब पता होना चाहिए कि भाई कोई क्वेश्चन आ गया रेंडमली अजीब सा। तो ऐसा नहीं कि अजीब सा आ गया डेसिमल में आपके आंसर आ रहे हैं तो आंसर गलत आएगा, आंसर गलत नहीं आएंगे, आंसर सेम आएंगे। बस करने वाला होना चाहिए, जिसके कॉन्सेप्ट है उसके अच्छे से। तो आंसर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कट कर रहा है देखना पड़ता है, वो टी शर्ट ले रहा है क्या ले रहा है। तो टी शर्ट ऐसा नहीं है हमेशा होल नंबर, वो आपको एक नेचुरल नंबर निकाल कर देगा, 1 2 3 4 5, ऐसा ऐसा नहीं कि 2.5 ऐसा कुछ दे रहा है। तो टी शर्ट तो ऐसी नहीं आती है कि 2.5 टी शर्ट चाहिए मुझको या पैंट चाहिए, तो एग्जैक्टली नंबर देगा वो। और उसने देखो इस वाली ग्राफ में एग्जैक्टली नंबर दिए यहाँ पर। पेन की कॉस्ट तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 1.5 पेन दे दो या 2.5 पेंसिल दे दो, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर। और इस वाली ग्राफ में अगर आप देखो ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर 2.2 पर। तो ऐसा, अब जबकि मेरे ग्राफ देखो आप कैसे आ रहे थे, फ्रैक्शन में आ रहे थे, ये जो कोऑर्डिनेट थे, तो ऐसा नहीं कि गलत हो गया, गलत नहीं था, वो फ्रैक्शन में भले से आ रहे हो लेकिन ठीक है। तो हम ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। और अपने ग्राफ वाले में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझको ग्राफ बनाकर आपको दिखाने में। तो अदरवाइज ये चैप्टर जो है मतलब मैं जब सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो और ऐसा नहीं कि मैं, मेरा थोड़ा सिस्टम ये है कि मैं आपको ये किताब से नहीं, मतलब किताब तो ठीक है, किताब को यूज क्वेश्चन वोश्चन यूज करता हूँ मैं, लेकिन वो किताब की नॉलेज, वो उसमें क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो कॉपी पेस्ट मार दूं मैं यहाँ पर, मेरे को समझ में नहीं आता वो। क्योंकि पता नहीं लोगों का क्या है, पढ़ाने का क्या सिस्टम है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से पढ़ाता हूँ। और सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से कुछ भी स्किप नहीं कराना है, अब एक्स्ट्रा तो भर भर के करा दूंगा मैं आपको। तो ये लेक्चर के जितने भी पीडीएफ या पीपीटी होंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, और आपको कोई भी डाउट है आप उस जो है कमेंट बॉक्स में डाल कर पूछ सकते हो। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँ, आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने के लिए हो, अगर वैसे कुछ वो है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, या कोई दूसरी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछ सकते हो। तो ये हम अपना जो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।